चलिए, तो इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अंजलि जैन जी जुड़ रही हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। अंजलि जैन जी, सबसे पहले आप इस बजट को किस हिसाब से देखती हैं? लोअर क्लास, मिडिल क्लास या हाई क्लास, किस पर केंद्रित रहा है ये वर्ष 2026 का बजट? अंजलि जी। बजट जो है मिडिल क्लास को बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है इस जी, और मिडिल क्लास पर केंद्रित रहा है ये बजट। और मिडिल क्लास को जो छोटी छोटी सुविधाएं देने के साथ साथ जो मुझे लगता है कि हमें एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। स्वस्थ भारत के निर्माण करने हेतु जिन बीमारियों से हम जूझ रहे इस समय, हमारा भारत एक तरह से कैंसर कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है। तो इस बजट में सबसे पहली बात मैं जो हाईलाइट करना चाहूंगी वो यही है कि इसमें इन्होंने दवाएं सस्ती की हैं। 17 प्रकार की कैंसर मेडिसिन सस्ती की, 7 दुर्लभ बीमारियां जो हैं उनकी दवाओं को भी सस्ता किया गया। और साथ ही शुगर, क्योंकि हमारी कहते हैं 97% पॉपुलेशन हमारी डायबिटिक है, हम बिल्कुल डायबिटीज में सबसे अग्रसर चल रहे हैं। आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ गई है अंजलि जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपकी तकनीकी खामी को हम दुरुस्त करवाते हैं, वापस लौटेंगे आपके पास। रंजन श्रीवास्तव जी, पत्रकारी नजरिए से कितने नंबर देते हैं आप इस मोदी सरकार के इस बजट को? देखिए, अभी तुरंत नंबर देना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन ये है कि जो सेंसस है जो देखते हैं वो तो डाउन हो रहा है जी, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, बेसिक जो बड़ा क्लास है पूरे भारत में, जिनको एक आशा रहती है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई रिलीफ मिलेगा जी, तो वो तो हुआ नहीं, उसकी घोषणा हुई नहीं है। तो एक बड़ा क्लास है और जो सैलरीड क्लास है उसको आशा रहती है कि जो भी महंगाई की हालत है या जिसको आगे क्या उम्मीद रखेंगे बजट से, तो एक जरा सा निराशा हाथ लगी है। लेकिन जो अभी जो आपके इकोनॉमिस्ट जुड़ी हुई हैं अंजलि जी, उन्होंने एक बात सही कही है कि दवाओं में कुछ छूट मिली है, कैंसर के दवाओं में, डायबिटीज की दवाओं में, ये बहुत बड़ा रिलीफ होके आएगा। क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है लगातार दाम बढ़ाती जा रही थी और लोगों के रीच से बाहर होता जा रहा था, एक रिलीफ है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखने में, मैं जो सोच रहा था बजट को देख करके, अभी जो पूरे विश्व का जो परिदृश्य है, खासकर ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, टैरिफ की धमकी मिलती रहती है। इसी बीच भारत ने यूं से डील किया है और बड़ा अच्छा संकेत है। तो इस पूरे प्रदेश में भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब मजबूत करना पड़ेगा। तो अभी तो जो सरसरी तौर पे देखने में आया है, उन्होंने कुछ जरूर टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है, कुछ पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन क्या भारत चीन को पछाड़ करके जी, या पछाड़ा दूर की बात है, ज्यादा होगी, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग हब को कितना मजबूत कर पाए कि जो चीन का जो एक साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित होता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग लेकर के, उस पर कितना भारत अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएगा। तो अभी आने वाले समय देखने को मिलेगा कि सरकार की योजनाएं क्या है। लेकिन अभी जो बजट को देख के लगता है जी, कि बहुत अभी उम्मीद मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर के उसको मजबूत बनाने को, और जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, सामान सस्ते नहीं होंगे, भारत का इकोनॉमी के क्षेत्र में धाक नहीं बढ़ेगी। तो लेकिन अभी शुरुआती तौर पे है, अभी तो बजट के बहुत चीजें सामने आएंगी और टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। वापस लौटूंगा मैं आपके पास अंजन श्रीवास्तव जी। इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मोदी सरकार का बजट पेश हो गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? निरस्ता है, यानी एकदम डल बजट जिसको बोलते हैं जी। चुनाव में पहले में जो बातें आती हैं, अब तो चुनाव केरल तमिलनाडु का होना है तो वहां के लिए कुछ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होना है, असम में होना है तो वहां के लिए कुछ दिख रहा है। बाकी जैसे नारियल का नाम ले लिया, कुछ और चीजों का नाम ले लिया, फिशरीज के लिए नाम ले लिया। इसमें जहां तक मैंने देखा बजट को, मैंने करीब करीब पूरे बजट को देखा जी, डिफेंस का नाम तक नहीं है, रेलवेज का नाम तक नहीं है, वाटरवेज के लिए उनने कुछ बातें कही हैं, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी कहीं कहीं कोई
ये दो बहुत बड़े मेजर सेक्टर्स में उनने उल्लेख तक नहीं किया। इसमें अगर स्वागतः है तो इनकम टैक्स में पेनल्टी के साथ जो जेल इत्यादि का प्रावधान था वो हटाया गया है। सरकार को इस प्रकार का होना ही नहीं चाहिए कि वो लोगों को यानी जेल में भेजने में रुचि रखती हो। और रेट्स रैशनलाइजेशन कुछ किए हैं, बाहर जा रहे हैं टूर पैकेजेस उसमें कुछ कम किया है, कुछ दवाइयों में कम किया है, कैंसर इत्यादि ड्रग्स में 0 किया है। इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो टैक्स स्ट्रक्चर में भर है, बहुत छोटे सेक्शन को वो टच करता है। महिलाओं के लिए उन्होंने जिले में हॉस्टल की बात लड़कियों के लिए की है, वो ठीक है। बाकी बड़े सेक्शन को कोई टच करती हो कोई बात, ओके सर, ऐसा नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया टी एस सिंहदेव साहब, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। और हमारे साथ इसी बीच भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, बताया जा रहा है आपके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, बात कीजिए, कैसे देख रहे हैं वो इस बजट को लेके, क्या स्टार्टअप को लेके किस प्रकार से यहाँ इस वक्त मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, क्योंकि केंद्र का बजट आ चुका है और केंद्र के बजट में साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। जगदीश देवड़ा से मेरी कुछ देर पहले बातचीत हुई, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि किसान, युवा, हर तबके को ध्यान में रखा गया। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष की नजर क्या है इस बजट को लेकर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ही मेरे साथ उस वक्त मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि बहुत बढ़िया बजट है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आपके नजरिया क्या रखता है? देखिए, एक लाइन में कहना सत्ता पक्ष की हर वर्ग को साधा गया, लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी ने अपने आप को जरूर साध लिया। मोदी जी ने आयुष्मान योजना के अंदर 70 साल से ऊपर वालों को इलाज फ्री रहेगा। लगता है मोदी जी की उम्र 70 साल हो गई है तो अपना इलाज फ्री कर लिया, लेकिन 70 साल से जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब है, उनका इलाज कहाँ होगा? क्या उनको पैसे नहीं लगेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। किसानों की बात करते कि हम किसानों की आय 2014 में हमने आय दुगनी कर कि इन्होंने प्रस्ताव रखा था, सपने दिखाए थे पूरे देश के किसानों को। क्या आय दुगनी हुई? मध्य प्रदेश के अंदर मक्का की बम्पर पैदावार हुई, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी गई एमएसपी पे। सोयाबीन एमएसपी पे क्या स्थिति रही यार, नहीं खरीदी गई, आपको पता है पूरी। मूंग की क्या स्थिति पता। और मध्य प्रदेश सरकार किसान वर्ष बना रही है, तो किसान की न आय दुगनी हुई ना उनको एमएसपी, तो कहाँ? और मध्य प्रदेश को ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की भाजपा का मायका है, तो ससुराल वालों ने मायके के साथ क्यों भेदभाव कर दिया? क्या यहाँ पर जल जीवन मिशन को लेके जो अधूरी योजना है उसमें पैसा क्यों नहीं आया? घर घर मोदी, घर घर पानी की बात करने वाले, आपने देखा जल जीवन मिशन में क्या स्थिति है। सत्ता पक्ष कह रहा है इंफ्रा को लेकर दिया है, जहां पे 5 लाख की आबादी रहेगी उसको लेकर इंफ्रा के लिए ध्यान दिया गया। 3 एम्स खुलेंगे आयुर्वेदिक, इसके साथ साथ कॉरिडोर बनेंगे रेलवे के साथ, वाटर ट्रांसपोर्ट की भी बात कही गई है, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है बजट के अंदर। देखिए, जिक्र करना है अलग बात है, और आप समझते हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से स्थिति, क्या 3 एम्स से क्या मध्य प्रदेश की जनसंख्या पूरा हो जाएगा? और मैं तो कहना चाहता हूँ कि 29 सांसद जो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने दिए, क्या उन 29 सांसदों को लेके क्या उनका अपमान नहीं है? क्या उनके संसदीय क्षेत्र नहीं है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अगर यथार्थ पे आंकड़ों पे बात करे तो नहीं। आपने देखा इनकम टैक्स में स्लैब में कुछ चेंजेस नहीं किए, तो ये तो हर वर्ग की नौकरी की बात है। हर कोई सा भी वर्ग हो नौकरी करता है, उसको टैक्स में आपने क्या राहत दी, बताया सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कितने नंबर देंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए और ये बात करने के लिए? देखिए, मैं नंबर की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन जनता नंबर देती है, नेताओं के बजाय जनता से नंबर हो। जनता में लगता है इस बजट के अंदर 10 में से इनको 0 देगी, 10 में से 0 देगी जनता। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में किसी भी वर्ग 0 नंबर देते हुए सिर्फ इस मोदी सरकार दावे किए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। कैमरामैन भरत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। इस बजट को लेकर के 9वीं बार जो ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है।
जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते, ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और पटना। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश यादव टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं। तो अखिलेश यादव विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए, और उनको तो खैर कोई उम्मीद दिख नहीं रही इस बजट से। वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अंजलि जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। अंजलि जैन जी, आपकी तकनीकी खामी आ गई थी आवाज़ में, अब अपना जवाब पूरा करिए प्लीज़। कितने नंबर देते हैं आप इस बजट को? क्या आपको इससे बहुत आशाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, और क्या पूरी हो गई? बजट में आशाएं तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आज जो बजट हमारे सामने आया है तो हमें विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला एक रोड मैप चाहिए था, जिससे कि हम तेजी से उस तरफ जा सके। 2030 बिल्कुल आने वाला है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा सपना नंबर 2 और नंबर 3 पे आने का है, परंतु इसमें कोई डायरेक्ट गाइडलाइन हमें नहीं दिख रही है। दूसरी ओर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, वही हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को हार्नेस करने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा बात नहीं हो पाई कोई बजट में। जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, हम कैसे एफटीए का फायदा उठाएंगे? जो हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब हमारा जो लेबर है वो स्किल्ड हो जाए। हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। टॉप लेवल पे तो हमारे पास आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, परंतु जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लेबर है वो उतना हाईली स्किल्ड नहीं हो पा रहा। हम उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम स्कीम हम लाए हैं, स्किल इंडिया की स्कीम हमारी है, परंतु उसके बावजूद भी हमें पर्याप्त, तो उसके जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट पिछले वर्षों में नहीं मिल पाया। इस बजट में भी कोई अलग से कोई बहुत फोकस करके कोई स्कीम्स नहीं लाई गई जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो सके। जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं बनती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए था, जो मुझे लगता है इस बजट में नहीं है। और स्किल डेवलपमेंट पे चूंकि फोकस नहीं है तो एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब तक एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हम आम आदमी को राहत कहां से दे सकेंगे? तो आम आदमी को राहत देने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, और एम्प्लॉयमेंट हम एनईपी लाए। उस एनईपी के तारतम्य में, एनईपी में बहुत रिसर्च पे फोकस है, तो जो एनईपी का जो बच्चा अब हमारे पास 4 साल हो गए और निकल के आएगा, उस बच्चे को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमको अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। तो एनईपी के तारतम्य में भी स्किल डेवलपमेंट में चूंकि बहुत फोकस नहीं किया गया, इसलिए मुझे लगता है कि इस बजट में ये एस्पेक्ट क्यों छूट गया। बात जो थी, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक नेचुरली हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते, और कंपटीशन में भी, इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं खड़े रह सकते। अब हमारा कंपटीशन, अब इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, जब मदर ऑफ ऑल डील्स हमारे सामने आ गया, एक एफटीए शायद हम अमेरिका के साथ भी करना है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उस टैरिफ पे विजय पाने के लिए भी हमको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी लेबर की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग की पूरे बजट में कहीं कोई बात नहीं की गई है। और अंजलि जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा। आधी आबादी महिलाओं के लिए इस बजट में क्या दिख रहा है आपको? जी,
महिलाओं के लिए मुझे ऐसे खास जितना मैंने सुना उसमें नहीं समझ आई बातें। एक कोई शी मार्ट की बात मैंने सुनी थी कि कुछ शी मार्ट सी बनाने वाले हैं महिलाओं के लिए, तो उसकी बात मैंने सुनाई दी। बाकी मुझे बजट में कोई किचन का जो बजट है, किचन की जो लागत है वो उसमें कुछ राहत मिल पाएगी, वो कुछ घटेगी, कुछ बदलाव आएगा? किचन की लागत थोड़ा गैस वैस सस्ती हो गई, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हो गया, तो माइक्रोवेव ओवन सस्ता होने से कुछ बढ़ेगा। बाकी तो चीजें बहुत सस्ती हुई नहीं है। महिलाओं के लिए जूते वूते कुछ सस्ते किए गए हैं। मेन तो मेडिसिन की राहत से राहत मिलेगी, क्योंकि दवाइयों पे एक बड़ा हिस्सा लगभग 10-15% हिस्सा दवाइयों पे चला जाता है हर परिवार का आजकल। स्पेशली अगर सीनियर सिटीजन है तो दवाइयाँ सस्ती होने से एक लाभ वो जरूर हर परिवार को मिलेगा। इसके अलावा जो घूमने फिरने के शौकीन हैं, जो महिलाएं घूमना चाहती हैं, फॉरेन ट्रिप्स करना चाहती हैं, उनको राहत मिल गई कि पहले 5% था वो टैक्स रिबेट अब 2% हो गया, तो उसमें एक राहत मिली फॉरेन जाने वालों को। बाकी ये कि एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट की बात की गई है, हाई वैल्यू क्रॉप की खेती बढ़ेगी। तो अभी हम इम्पोर्टेड फल खाते हैं, इम्पोर्टेड चीजें बहुत महंगी हम खरीदते हैं, फल हुई, कीवी हुआ या आपके कोई भी एप्पल हुआ, वो हम तो अगर हमारे हाई वैल्यू क्रॉप की खेती में बढ़ावा दिया जाए उससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, तो किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है और हो सकता है हमको वो सुलभ दामों पे उपलब्ध हो सके। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। रंजन श्रीवास्तव जी, अपने देश को किसानों का देश कहा जाता है, हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ज्यादातर हैं, तो इस तरह से रंजन श्रीवास्तव जी आपको क्या लग रहा है किसानों के लिए इस बजट में? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। 70% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है और सरकार पिछले कई सालों से कुछ मेजर्स जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट देने की कोशिश करती रही है। लेकिन जब तक हम उसमें जो एमएसपी की बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, जो खेत का जो अनाज आता है उसके पास में जब तक कोई ऐसा फूड प्रोसेसिंग का हम प्लांट तैयार नहीं करेंगे, हर जगह जो बातें होती रही हैं, तो पिछली जो घोषणाएं हुई है, मुझे याद है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक संकल्प लिया गया था। फिर बीच में कोविड भी आ गया तो जाहिर है सरकार पीछे चली गई, देश पीछे चला गया। लेकिन अब तो 3-4 साल हो गए उस चीज को, 2026 आ गया है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उनको जो टैक्स में रिलीफ मिलता, टैक्स नहीं देना पड़ता है बहुत से किसानों को, उसको छोड़ दिया जाए। तो कोई ऐसा मेजर, कोई ऐसा स्कीम में कोई वित्त मंत्री ने कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट किया हो, ऐसा मुझे अभी तो नहीं दिख रहा। ठीक है रंजन जी, आपके इसी जवाब के साथ इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, उनसे राय ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बजट पेश हुआ है लेकिन ज्यादातर लोग निराशा जता रहे हैं कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। देखिए, जो निराशा जता रहे हैं वो तो पता नहीं, पर पूरा देश आशान्वित है। उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पे हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई का सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। इससे इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना, बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने, और उनने सबने एक तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने इस बजट को बहुत ही अच्छा बजट बताया है। बायोफार्मा हब से लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ के अनुदान की भी बात कही है इस बजट में। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं। आशीष जी बताइए, अब मुख्यमंत्री ने तो लगभग सारा कुछ कह ही दिया, इससे कुछ छूट गया हो तो आप भी कहिए। आशीष जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आशीष जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आशीष जी से तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। रंजन श्रीवास्तव जी, वापस अपनी चर्चा का हम रुख करते हैं। रंजन श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री को आपने सुना, मध्य प्रदेश के लिए काफी आशान्वित दिख रहे हैं वो। तो जो अनाउंसमेंट हुआ है और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, खासकर जो जब से जीएसटी लागू हुआ है, तो जो भी स्टेट्स हैं, ना केवल मध्य प्रदेश, उन कह रहा था कि जो हमारा जो फंड है डिवोल्यूशन का, वो मिलना चाहिए। तो उसमें अगर बढ़ोतरी है तो कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी जो रिजॉल्व है, जो एक संकल्प है कि और जो फिक्स है, अगर वो दे दिया जाए तो मध्य प्रदेश का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। और खासकर चूंकि मध्य प्रदेश फार्मिंग को लेकर के काफी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो मैं मानता हूँ कि जो वित्त मंत्री ने कहा कि स्मॉल फार्मर्स पे फोकस देने का और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, जब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका कहना कि जो हम टारगेटेड एफर्ट करेंगे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, तो इनहेंसमेंट करने का प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, और जो स्मॉल फार्मर्स है उन पर फोकस करना है। लेकिन उसका मेजर्स क्या होंगे अभी शायद उसमें क्लियर नहीं है। तो अगर वाकई ऐसे कोई मेजर्स लिए जा रहे हैं कि किसानों का जो प्रोडक्टिविटी है, फसलों की बढ़ती है, ठीक है, और जो स्मॉल फार्मर्स खासकर आपके पास मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी बताइए, बजट को लेकर क्या कहना है आपका? विपक्ष तो बहुत ज्यादा इस बजट को कोस रहा है।
मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आशीष जी, सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, पूरा देश आशान्वित है और 2047 की जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसका मील का पत्थर है ये बजट 2026। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। स्पष्ट संदेश है कि विकास, विश्वास और समावेशन ये तीनों सरकार की प्राथमिकताएं हैं और जो 3 कर्तव्यों की बात कही है जिसमें आर्थिक विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास, ये उस बजट को साकार रूप देता है। जब जब मोदी सरकार के बजट रहे, गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स को हमने स्थापित किया है। तो ये बजट न सिर्फ गरीब, किसान, युवा, महिलाओं पर केंद्रित है अपितु मध्यम वर्ग को भी कोई अतिरिक्त कर न लागते हुए 12.2 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर देना ये दर्शाता है कि सभी वर्गों का ध्यान है। ये 12,20,000 करोड़ जब जमीन पर उतरेंगे तो सड़कें भी बनेंगे, फ्लाईओवर भी बनेंगे, एक्सप्रेस कॉरिडोर भी बनेंगे, रोजगार सृजन भी होगा, आर्थिक प्रगति भी होगी और बाजार में मांग भी आएगी। इसलिए ये बजट सभी को ध्यान में रखता हुआ 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर है। लेकिन आशीष जी, बजट जैसे ही पेश हुआ उसके बाद शेयर बाजार, सोना चांदी सभी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है सभी में, ऐसा क्यों है फिर? देखिए, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम हमारे जनता और कार्यकर्ताओं के सेंसेक्स को जरूर में ध्यान में रखते हैं और मुझे मालूम है कि ये पूरा देश, पूरे कार्यकर्ता जहां पर बजट पेश हो रहा था तो सभी आत्मविश्वास से भरपूर थे। जनता जानती है कि मोदी सरकार के बजट ठोस होते हैं, लोक लुभावन नहीं होते और जो कहा जाता है वो 100% पूरा होता है। हर वर्ग को ध्यान में रखता हुआ ये बजट है। टैक्स स्लैब में कटौती की उम्मीद कर रहे थे लोग। देखिए, टैक्स स्लैब्स में कटौती पहले ही बहुत की जा चुकी है और जिस तरीके से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, 4.5 का ही राजकोषीय घाटा तय किया गया, वो दर्शाता है कि मध्यम वर्ग में विश्वास रखते हुए कोई अतिरिक्त कर नहीं दिया गया है। चलिए आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचार रखिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वापस चर्चा का रुख करते हैं। अंजलि जैन जी, मुख्यमंत्री को आपने सुना और पार्टी इन पावर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज को भी सुना। अब इसके बाद आपका क्या आकलन है, क्या आशाएं, मतलब अगर उनके शब्दों को सुने तो बायोफार्मा हब बनेगा, सशक्त भारत का ये बजट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, फिर कहां कमी रह गई? क्यों ये विपक्ष वाले कूद रहे हैं और क्यों ये फिर ये शेयर बाजार डाउन हो रहा है? शेयर बाजार तो के सेंटिमेंट्स जो है ना वो तो पहले ही शेयर बाजार तो सुबह ही बहुत डाउन था, स्टार्ट बजट आने से पहले ही डाउन था शेयर मार्केट। तो अब शेयर मार्केट ये चाहता है कि उसके एक्साइज में कहीं कटौती अच्छी मिल जाए, कहीं प्रो एसेट पॉलिसीज मिले जिससे कि बूस्टअप हो पाए। तो वो बूस्ट उसको नहीं मिला, कॉर्पोरेट सेक्टर को जो बूस्ट मिलना चाहिए वो बूस्ट बहुत ज्यादा नहीं मिला, शायद इसलिए मार्केट का सेंटिमेंट डाउन हो रहा है। एसएमएसईज को इन्होंने चैंपियन बनाने की बात की, कहते कि हम एमएसएमई को ग्लोबल चैंपियन बनाएंगे और उसके लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया है। 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की भी बात की गई है। खनिज कॉरिडोर, जो दुर्लभ खनिज है उनके लिए 4 स्टेट्स को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो वहां पे ये आपका खनिज कॉरिडोर भी बनाने की बात करें तो लब्बो लबाल ये है कि कोशिशें सारी की गई हैं बजट में प्रावधान भी किए गए, परंतु एक बात होती है ना कि अपेक्षा पे खरा उतरना। तो जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षाओं की चूंकि पूर्ण नहीं हो पाई वो अपेक्षाएं, इसलिए शायद हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जैसे पिछले साल बजट आया था, हमको इनकम टैक्स में बहुत राहत मिल गई थी, इनकम टैक्स से हमारी अपेक्षा इस साल बिल्कुल नहीं थी। हमें पता था इनकम टैक्स में काफी परिवर्तन आ चुका है, परंतु एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट देने की आवश्यकता थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उतनी बात नहीं की गई। एआई के बारे में भी बहुत बात थी, तो एआई टूल विस्तारा के जरिए किसानों की मदद की जाएगी, उनको चंदन की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष आमदनी उनकी कुछ बढ़ जाए, प्रत्यक्ष लाभ क्या दिख रहा है? देखिए, आम आदमी को प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है वो समझ आता है, जो इनहेरेंट होती हैं चीजें वो तो धीरे धीरे हमको जब पॉलिसीज में आएंगी अगले 1-2 साल
साल में जब अमली जामा पहना जाएगा तब समझ में आती हैं। एकदम से जो बात समझ में आती है आम आदमी को, वो सीधा सीधा कोई राहत मिल जाती है तो समझ में आ जाता है, कोई सब्सिडी मिल जाती है तो समझ में आ जाता है। हालांकि बायोगैस, सीएनजी ये सस्ते किए गए हैं इसमें, तो बायोगैस और सीएनजी और सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा दिया गया है, तो सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हमारे कृषि क्षेत्र में भी हो सके। तो जो सरकार की जो पूर्व निश्चित जो कार्यक्रम हैं और पूरी जो पॉलिसीज हैं, उसी पॉलिसी और नीतिगत जो इनके फैसले लिए जाते हैं, उस तारतम्य में ये एक अगला कदम है ये बजट। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही कुछ वो है, ये एक अगला कदम है ये बजट, जिसमें जो पहले होता था कि बजट केवल एक साल का आकलन होता था, क्या गवर्नमेंट ने पाया, क्या खर्च किया, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर है और क्या डेफिसिट आया। परंतु वर्तमान सरकार जो बजट ला रही है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, वर्तमान सरकार के बजट जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में चल रहे हैं। वो सारा अपना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। तो उसी दशा में ये बजट एक अच्छा बजट है, क्योंकि ये बजट विकसित भारत 2047 को दिमाग में रख के, उसको वो बैकग्राउंड में है कि हमारा 2047 में हमें भारत को कहां ले जाना है, उस तरफ हमारी नीतियां। तो इनके जो परिणाम हैं, जो फल हैं, वो हमें दीर्घ काल में दिखाई देंगे, अल्पकालीन नहीं। बोलते ना, इन द शॉर्ट रन वी आर ऑल डेड, तो वो वाली लॉन्ग रन में कहते हैं वी आर ऑल डेड। तो यहाँ वो बात नहीं है, हम लॉन्ग रन के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और उसी तारतम्य में ये बजट एक दिशा आगे बढ़ रहा है, स्टेप अहेड तो मैं कह ही सकती हूँ इस बजट को। चलिए, बहुत शुक्रिया अंजलि जैन जी और रंजन श्रीवास्तव जी, आप दोनों का न्यूज़ 24 के साथ इस कार्यक्रम में चर्चा में शामिल होने के लिए और बजट पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।